तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। और दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने तीज घर्षण तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गतिज घर्षण के प्रकार। यानी कि दोस्तों इसके पहले 7 क्लास हो चुका है, आज हम लोगों का क्लास नंबर 8वां रहेगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों गतिज घर्षण के प्रकार। यानी कि दोस्तों जो गतिज घर्षण बल है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको दोस्तों मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दोस्तों सर्पी घर्षण और दूसरा है दोस्तों लोटनिक घर्षण। तो आइए देखते हैं कि सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। तो जब कोई गुटका किसी तल पर सरकता या फिसलता है तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी गुटका किसी भी समतल पे अगर जो सरकता हो या फिसलता हो या आगे की तरफ चलाया जाता हो तो दोस्तों जो इनके संपर्क तलों के बीच यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर लगने वाले बल है तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सर्पी घर्षण। इसी को बोला जाता है दोस्तों सर्पी घर्षण बल। यानी कि दोस्तों चलते वक्त या फिसलते वक्त जो संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। दूसरा है दोस्तों लोटनिक घर्षण। तो आइए जानते हैं कि लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं। जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन किसी दृढ़ क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है तो इस प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण लुढ़क रही वस्तु की गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रतिरोध को ही लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई पहिया या बेलन किसी क्षैतिज समतल पे बिना फिसले ही लुढ़कता है तो दोस्तों जिस रुकावट के कारण यह बेलन या पहिया लुढ़कता है तो उस रुकावट को ही बोलते हैं दोस्तों लोटनिक घर्षण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों घर्षण कम करने की विधियां। यानी कि दोस्तों जो घर्षण बल को कम करने की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी कि किस किस चीज का प्रयोग करके हम लोग घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों पॉलिश करके। यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु के ऊपर अगर जो पॉलिश किया जाए तो घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक का मतलब होता है दोस्तों फिसलने वाली या छलकने वाली वस्तु जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों स्नेहक। यानी कि स्नेहक का उपयोग अगर जो करेंगे तो घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों बाल बियरिंग का प्रयोग करके। यानी कि दोस्तों जो बाल बियरिंग का प्रयोग होता है उसका प्रयोग करके दोस्तों घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अगला है दोस्तों वृत्तीय गति। तो आइए जानते हैं कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है तो यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब कोई भी कण या कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर यानी कि दोस्तों एक निश्चित बिंदु को एक तरह केंद्र मानकर उसके चारों तरफ दोस्तों अचर चाल से वृत्तीय पथ पर चलता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ का मतलब होता है दोस्तों कि वृत्त जैसे पथ पर या गोले जैसे पथ पर। अगला है दोस्तों अभिकेंद्र बल। तो आइए जानते हैं कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु जब वृत्तीय गति में गति करती है तो उसमें दोस्तों वृत्त के केंद्र की तरफ से एक बल लगता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों अभिकेंद्र बल। जिसके वजह से जो पिंड है वह वृत्त के केंद्र के परितः घूमता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों अभिकेंद्र बल। यानी कि दोस्तों जैसे यह हो गया वृत्त और ये हो गया दोस्तों केंद्र। तो यह वस्तु यहाँ से जब घूम रही है दोस्तों तो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन दोस्तों यह इधर चली जा रही है। और यहाँ से दोस्तों इस वस्तु को आना चाहिए इधर, लेकिन दोस्तों यह इधर चली जा रही है। और यहाँ से जाना चाहिए इधर, तो इधर से दोस्तों इधर चली आ रही है। यानी कि ये केंद्र है और यहाँ से एक बल कार्य कर रहा है दोस्तों, तो इसी बल को कहते हैं दोस्तों अभिकेंद्र बल। यानी कि दोस्तों जिस बल के कारण वह पिंड
वृत्तीय गति में घूम रहा है तो इसी बल को कहते हैं दोस्तों अभिकेंद्र बल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों छद्म बल। तो आइए जानते हैं कि छद्म बल जो है वो किसे कहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें कि हमें ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लगा है, जबकि वास्तव में उस वस्तु पर बल लगा नहीं होता। इस प्रकार के आभासी बल को छद्म बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दोस्तों हमको आभास होता है कि बल लगा है, लेकिन वास्तव में जो होता है दोस्तों बल लगा नहीं होता। तो इस प्रकार के आभासी बल को, यानी कि हम लोगों को जो लगता है कि लगा है, उस आभासी बल को ही बोलते हैं दोस्तों छद्म बल। अगला है दोस्तों कार्य। तो आइए जानते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। तो बल लगाकर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु के ऊपर अगर जो बल लगाकर उसकी स्थिति को या अवस्था को हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो उस परिवर्तन को ही दोस्तों बोलते हैं कार्य। अगला है दोस्तों ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को दोस्तों बोलते हैं ऊर्जा। अगला है दोस्तों सामर्थ्य या शक्ति। तो यही जानते हैं कि सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं। किसी कार्यकर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को उस कार्यकर्ता या मशीन की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति या मशीन कार्य करती है तो एक निश्चित समय के अंदर कार्य करती है। यानी कि दोस्तों जो उसका समय की गणना हम लोग करते हैं, जो समय के साथ हम लोग कार्य की गणना करते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों शक्ति या उसी को बोलते हैं दोस्तों सामर्थ्य। और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसी को पावर। यानी कि कार्य की गणना समय के साथ अगर जो हम लोग करेंगे तो उसी को बोलते हैं दोस्तों सामर्थ्य या शक्ति या पावर। अगला है दोस्तों संरक्षी बल। जिस बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अपितु वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों संरक्षी बल। यानी कि दोस्तों जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी और जो अंतिम स्थिति, यानी कि बल लगाकर हम लोग उसकी स्थिति परिवर्तन करते हैं, तो उस अंतिम स्थिति के बीच जो बल कार्य करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों संरक्षी बल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यह बल पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों जो संरक्षी बल है वह पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं असंरक्षी बल। वह बल जिसके द्वारा वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर किया गया कार्य उसके प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के साथ साथ पिंड के द्वारा तय पथ पर निर्भर करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों असंरक्षी बल। यानी कि दोस्तों जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु की स्थिति को परिवर्तन किया गया है, यानी कि दोस्तों उसके प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ की भी गणना किया जाता है या पथ पर निर्भर करता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों असंरक्षी बल। जैसे दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों हो गया यहाँ पर एक स्थिति ये हो गया, तो यहाँ से दोस्तों ये कार्य कर रहा है कोई वस्तु, और यहाँ दोस्तों हो गया बी स्थिति, यानी कि हो गया बी ये स्थिति और ये हो गया दोस्तों ए स्थिति। तो दोस्तों जो संरक्षी बल है दोस्तों यह केवल ए से बी तक की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं दोस्तों संरक्षी बल। यह दोस्तों संरक्षी बल जो है यह पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों ये हो गया पथ और ये हो गया दोस्तों W, यानी कि यहाँ हो रहा है दोस्तों कार्य, यानी कि कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों जो संरक्षी बल है वह इसके पथ पर निर्भर नहीं करता। लेकिन दोस्तों असंरक्षी बल जो है वह ए स्थिति से जो कार्य किया गया है और बी स्थिति तक लाया गया है, तो इस पर तो निर्भर करता ही है दोस्तों, लेकिन इसके साथ यह पथ पर भी निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों इसके साथ जो पथ की भी गणना होती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों असंरक्षी बल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।